हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो आज अनऑफिशियली वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, जहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है विथ 6 विकेट्स और इंडिया ने अपना जो वर्ल्ड कप का जो आगाज है वो शुरू किया है विनिंग नोट पे। और 1992 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ऐसा मौका हुआ है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच हारा है। नहीं तो अभी तक 92 के बाद से जो भी वर्ल्ड कप हुआ है, चाहे 96 का हो, 99 का हो, 2003 का हो, 2007 का हो, 2011 का हो, 15 का हो, 19 का हो, ऑस्ट्रेलिया ने विनिंग नोट के साथ शुरू किया है। तो ये जो घटना घटी है ये बहुत ही शानदार रही है भारत के पर्सपेक्टिव से। ऑस्ट्रेलिया के मद्देनजर रखें तो ये बहुत ही उनके लिए बैड डे था, बैड डे एट ऑफिस था। और उन्होंने स्ट्रगल तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने संघर्ष भी बहुत अच्छा किया, फाइट भी अच्छा किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास वो पोटेंशियल वाले बॉलर्स नहीं थे जो उस प्रेशर को बनाए रखें और टीम इंडिया को वहां से मैच निकाल कर रखे सके। टीम इंडिया का आज जो मैच था वो उनको दर्शाता है कि कैरेक्टर क्या है इस टीम में डिटर्मिनेशन क्या है, पैशन क्या है, और ये टीम एक दूसरे के साथ कितनी जेलअप है और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीजें वो जानते हैं कि हम क्यों किसके साथ खेलना है, किसके साथ क्या करना है। ये सब के बारे में हम पूरा इनडेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और हम पहले तो बात करते हैं आज जो पहला मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का खेला गया, वर्ल्ड कप का ओपनर, दोनों ही टीमों के लिए ये पहला मैच था वर्ल्ड कप में। और तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया, जो कि एक अच्छा फैसला था, लेकिन सारे कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि ये गुड टॉस टू लूज भी हो सकता है, क्योंकि चेन्नई में जो जनरली जो देखा गया है कि पिचेस में स्पिन होती है, शार्प स्पिन होती है, और यहाँ पर स्पिनर्स बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, टीम इंडिया ने कोई चेंजेस नहीं किया अपनी टीम में एक्सेप्ट शुभमन गिल के जगह पे ईशान किशन को लाया गया अपने ओपनर के स्लॉट के पोजीशन पे। और बाकी जो चेंजेस थे, कोई भी चेंजेस नहीं था। आपके जो पेसर थे वो सेटल थे, सिराज और बुमराह होंगे और उनके साथ देंगे हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के तौर पे। और जो तीनों इंडियन के जो स्पिनर हैं, जडेजा हो गए, अश्विन हो गए और आपके कुलदीप यादव हो गए, ये तीनों स्पिनर खेलेंगे। तो इंडिया की जो कॉम्बिनेशन थी वो बिल्कुल फिट थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी कॉम्बिनेशन रखी थी वो यही थी कि मार्कस स्टोइनिस की जगह पर वो कैमरून ग्रीन की तरफ गए। कैमरून ग्रीन इसलिए गए क्योंकि मार्कस स्टोइनिस थोड़े से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, वो फिट नहीं थे उस मैच को खेलने के लिए। और जो बॉलिंग अटैक थी ऑस्ट्रेलिया की वो प्रिडिक्टेड थी कि तीनों आपके पेसर खेलेंगे, हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए और पैट कमिंस हो गए, चौथे बॉलर होंगे इनके जैम्पा के रूप में। और 3 ऑलराउंडर्स खिलाए थे इन्होंने इस मैच में, मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन और आपके मिचेल मार्श। ये तीनों ऑलराउंडर की भूमिका थी कि ये तीनों ऑलराउंडर मिलकर के 10 ओवर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंडिया में आपको, अगर आप आए हो क्रिकेट खेलने, तो आप हमेशा स्पेशलिस्ट की ओर जाए। ये आधा तीतर आधा बटेर टाइप के बॉलर लाओगे तो कभी आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके जो पेसर थे वो इतनी अच्छी शुरुआत की थी कि वो प्रेशर जो बनाना था बाकी बॉलर्स को आकर के वो प्रेशर नहीं बना पाए। और आराम से विराट कोहली जैसा कैलिबर का बैट्समैन हो या कमाल लाजवाब राहुल जैसा बैट्समैन हो, जो मिल्किंग द वे करते रहते हैं, सिंगल डबल, उनको कोई प्रेशर ही नहीं था रन्स का कि हाँ मुझे तेजी से बनाना है रन, मुझे तेज शॉट खेलना है, क्योंकि 4 रन ओवर का आज के डेट में क्रिकेट में खेलना नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो आराम से आपका ये वो बनाकर चले गए। तो आइए हम पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। तो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो पहले ही ओवर में दिख रहा था कि वो थोड़े नर्वस हैं, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, और इस चीज का पूरा फायदा उठाया जसप्रीत बुमराह ने। पहले तो इन स्विंगर किया मिचेल मार्श को और उनको एक ट्रैप में फंसाया। और जो जिस बॉल पे उन्होंने विकेट लिया, वो बॉल को थोड़ा सा अवे स्विंग किया, जिसकी वजह से और एक्स्ट्रा बाउंस होने की वजह से बैट के ऊपर वो कनेक्ट हुआ और सीधा फर्स्ट स्लिप में विराट कोहली ने कैच किया। विराट कोहली अमूमन सेकंड स्लिप पे खड़े थे और वो डाइव मार करके वहां पे लिया। और ये दर्शाता है कि एक सीनियर प्लेयर जब इतना डेडिकेटेड होता है और वो इतना फील्ड में जान मारता है विराट कोहली, तो वो सारा का एग्जांपल सेट हो जाता है सभी प्लेयर्स के लिए कि हमको भी अपना जान लगाना है। और आपने आज फील्डिंग में देखा होगा इंडिया टीम ने, सभी ने बहुत ही तगड़ी फील्डिंग की, चाहे वो 2-3 बाउंड्रीज तो आपके ईशान किशन ने सेव किए थे आपके फाइन लेग और थर्ड मैन के एरिया में। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की। उसके बाद मैं बात करूं तो आज आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने भी एक डायरेक्ट हिट किया था, लेकिन वो उस समय बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके थे।
लेकिन ये दिखाता है कमिटमेंट कि क्या कमिटमेंट होनी चाहिए, क्या कमिटमेंट होती है। और एक फील्डर भी एक बॉलर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि अगर वो फील्ड अच्छा कर रहा हो ना, तो बॉलर को कॉन्फिडेंस आता है नए नए एक्सपेरिमेंट करने का कि किस लाइन में कहां पे बॉलिंग करूं, कहां पर उसको कंटेनमेंट करूं। तो जब पहला विकेट गिरा उसके बाद स्टीव स्मिथ बैटिंग करने को आए। स्टीव स्मिथ को भी बहुत टेस्टिंग किया इंडियन पेसर ने, स्पेशली सिराज ने। 2-3 बार उनको थोड़ा सा खोल करके भी रख दिया था सिराज ने, बिल्कुल स्क्वायर्ड अप कर दिया। और वो एक 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 बॉल जो थी वो उनके पैड पे ना लग करके बैट पे लगी। अगर वो पैड पे लगता तो वो एलबीडब्ल्यू क्लीन होते, लेकिन वहां पर बहुत वो बाल बाल बचे। उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई 60-70 रनों के, 69 रन टू बी प्रिसाइज। और उसको उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा आपके कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन का। रविचंद्रन अश्विन ने प्रेशर पूरा बनाया हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था देख करके कि ये टीम के रेगुलर हिस्सा नहीं है और लास्ट 1-2 साल से टीम का साथ नहीं है। ये जब जेलअप हुए रविचंद्रन अश्विन, सभी को रोल दिया गया है कि किसको क्या रोल करना है और रविचंद्रन अश्विन ने उस पर बिल्कुल खरा उतरा। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहां पर अक्षर पटेल अगर वो इस टीम का हिस्सा खेलते तो हो सकता है कि तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर होते इंडिया के पास और वो दबाव नहीं बना पाते। तो एक्सपीरियंस का एक फायदा तो बेसिक नो डाउट मिलता ही मिलता है। स्टीव स्मिथ हो चाहे वार्नर हो, वो थोड़े से डरे डरे सहमे सहमे से खेल रहे थे स्पिनर के अगेंस्ट में। और रविचंद्रन अश्विन के 2-3 बॉल जो पिच होकर के जो बाउंस ली है और बैट के टॉप हिस्से पर जब लगी है स्टीव स्मिथ के, तो स्टीव स्मिथ जो कि अमूमन एक अच्छे प्लेयर कहलाते हैं स्पिन के, तो वो ज्यादा चहलकर्मी नहीं कर पाए। नहीं तो आप हमेशा देखेंगे स्टीव स्मिथ को स्पिनर के अगेंस्ट में वो चहलकर्मी करके उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ते हैं। लेकिन जब बॉल बाउंस होना चालू किया एक्सक्यूज मी, बॉल जब बाउंस होना चालू किया और जब बॉल स्पिन होना लेना चालू किया, तो वो फिर क्रीज से ही खेलने लगे और उनको कोई मौका नहीं मिला कि वो सटल वेरिएशन करें, सटल शिफ्ट करें बैट को, जिससे कि लाइन लेंथ उनका डिस्टर्ब हो। और इस चीज का फायदा उठाया कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने लगातार एक ही जगह पर पिच गेंद करते रहे और एक अपना जो रॉन्ग अन वो फेंकते हैं, वो रॉन्ग अन फेंका उन्होंने और मिस टाइम किया डेविड वार्नर ने उसे और सीधा कैच थमा बैठे, जो कि क्रिकेटिंग टर्म्स में आसान भाषा में कहें तो हाथ में दे मारा कुलदीप यादव के। और कुलदीप यादव ने कोई गलती नहीं की उसको कैच को लपेटने के लिए। उसके बाद लबुशेन आते हैं खेलने के लिए। लबुशेन और स्टीव स्मिथ की भी अच्छी पार्टनरशिप होती है, तकरीबन 40-42 रनों की होती है उनकी पार्टनरशिप और आसानी से ये स्कोर 110 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा ने, मतलब ड्रिंक्स ब्रेक होता है और उसके बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जैसे ही स्टीव स्मिथ फॉर्म में नजर आते हैं, 40-45 के आसपास पहुंच रहे थे, 1 शॉट अवे थे अपने हाफ सेंचुरी के, तो उसके बाद अपना जो जडेजा आते हैं। जडेजा ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है आज वैसे तो मैं इस टीम में जडेजा को एज ए थर्ड बॉलर काउंट कर रहा था कि वो इस तरीके मतलब इस टीम में वो कंटेनमेंट का काम करेंगे, रन को रोकेंगे। लेकिन जब वो इस तरीके की पिच मिलती है ना जहां पे घुमाव मिलता है, तो जडेजा फिर उस जगह पर लीथल हो जाते हैं और जडेजा ने यही किया। जडेजा ने जब देखा कि बॉल स्पिन हो रही है और घूम रही है, तो वो फिर अपना जो उनका वन क्वाइन टिप्पा होता है कि एक ही क्वाइन में रख दिया जाए और एक ही क्वाइन पे उस टिप्पे पे मारने के लिए बोला जाए, तो जडेजा 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 वहां पे हिट करेंगे। तो वो वही लाइन लेंथ पे करने लगे और एक बॉल घूमी और बॉल जैसी घूमी तो स्टीव स्मिथ को कुछ भी समझ में नहीं आया। आउटसाइड एज का बीट हुआ और सीधा सीधा इनके ऑफ स्टंप को लेता हुआ पवेलियन के रास्ता दिखाया उनको। और स्टीव स्मिथ बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थे जब वो गेंद देखे और वो शॉट खेला उन्होंने। उसके बाद तो फिर जडेजा ने लाइन लगा दी नेक्स्ट ओवर में। आपके जडेजा की जब नेक्स्ट ओवर आई तो वहां पर मार्नस लाबुशेन भी उटपटांग शॉट खेलते आउट हो गए। ये बहुत जरूरी होता है कि जो कोई सेट बैट्समैन होना वो क्रीज पर मौजूद रहे, क्योंकि वो बताता रहता है कि हमको कैसे आगे करना है, कैसे आगे अपने को इनिंग को बिल्ड करना है, कैसे खेलना है। लाबुशेन को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे खेलो, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। ग्लेन मैक्सवेल का खेलने का एक ही सिद्धांत होता है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो वो उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते लाबुशेन के साथ कि हमको किस तरीके से अप्रोच करना है, इस इनिंग को किस तरीके से बिल्ड करना है। तो वही जब सब कुछ समझ में नहीं आता है ये अंग्रेजों को, गोरे खिलाड़ियों को, कि हमें क्या करना है, वो सिर्फ स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ही डिपेंड हो जाते हैं। और स्वीप के चक्कर में एक इनसाइड मतलब आउटसाइड एज लगा और सीधा केएल राहुल के हाथों में, दस्तानों में वो गेंद गई और वहां पे अपील किया अंपायर ने, वो आउट भी दिया। वो आउट थे भी, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती वो डिस्कस किए ग्लेन मैक्सवेल के साथ और
डीआरएस लेकर के, वो डीआरएस भी वेस्ट कर दिया उन्होंने। तो उसके उसी ओवर में 2 या 3 गेंदों के बाद एलेक्स कैरी को एलबीडब्ल्यू प्लम वहां पे करवाया जब जडेजा ने। एलेक्स कैरी वहां पर डीआरएस भी नहीं ले सके, क्योंकि उनको डाउट था कि अगर मैं लेता हूं तो डीआरएस हमारा हो सकता है वेस्ट चला जाए, जो एक बचा हुआ है। तो उस कंडीशन में एलेक्स कैरी ने कोई डीआरएस नहीं लिया और वो आउट होकर के चले गए। वहां पर जो स्कोर था टीम का वो ऑलमोस्ट 140 पे 6 विकेट, 135 132 पे 6 हो चुका था। उसके बाद कुलदीप यादव वापस को बुलाया जाता है आपके यहाँ पे। इस पूरे घटनाक्रम में रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी थी वो काबिल तारीफ थी, अटैकिंग थी। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, आज के मैच में विराट कोहली ने भी जो अपने कैप्टन का साथ दिया है, जो उनको सलाह मशवरा दिया, वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। कहां पर किसको लगाना है, कहां पर कब क्या फील्ड सेट करनी है। तो वो जो विराट कोहली का जो प्रेजेंस था ना, वो कामिंग इन्फ्लुएंस रोहित शर्मा को दे रहा था, जो कि इंडियन टीम के लिए, ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। क्योंकि दोनों जो सीनियर प्लेयर है वो जेल हो जाएं और दोनों का एक ही गोल हो, डिटर्मिनेशन हो, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। हार्दिक पांड्या थोड़े आउट ऑफ द कलर नजर आए, स्पेशली स्टीव स्मिथ ने उनको 2-3 अच्छे बाउंड्रीज लगाया। स्टीव स्मिथ और हार्दिक पांड्या का अच्छा मैचअप भी होता है, क्योंकि 3-4 बार हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ का विकेट ले रखा है। लेकिन आज स्टीव स्मिथ थोड़े अलग नजर में आए और हार्दिक पांड्या को स्पेशली 2-3 बाउंड्रीज, 2 ओवर में 20 से 21 रन हार्दिक पांड्या ने दिया था। लेकिन मैच के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वो बहुत ही हाई स्कोर हो गया था उनके अगेंस्ट में। तो फिर वहां से रोहित शर्मा ने उनको कैप्टनसी बॉलिंग से हटाया और फिर अपने जो रेगुलर बॉलर से उनसे ही बॉलिंग करवाया। और फिर क्या बोलते हैं, कुलदीप यादव ने अगले ही ओवर में फिर ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया बोल्ड करते हुए। ग्लेन मैक्सवेल भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, डिप्रेस नजर आए जब वो आउट हुए। जिस तरीके से एक पुअर शॉट मेरे नज़र में खेला उन्होंने। लेकिन जो कुलदीप यादव ने जो प्रेशर बना रखा था, क्योंकि गेंद समझ में नहीं आती, अगर आप कुलदीप यादव को लंबे समय से नहीं खेले हैं और आप पहली बार बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं, तो आपको उनकी गेंद समझ में नहीं आएगी कि कौन सा रॉन्ग अन है, कौन सा लेग ब्रेक हो रहा है। तो वो चाइनामैन बॉलर है, उनके जो हाथ के जो है वो एज ए लेग स्पिनर आप उसको ट्रीट करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है खेलने के लिए। लेकिन अगर आप उसको रीड नहीं कर रहे हैं बाई फिंगर्स, तो फिर बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल हो जाता है उस बंदे को पिक करना। क्योंकि पहले तो वो बहुत धीमी गति से बॉलिंग करते थे, लेकिन जब वो अपने एनसीए में जाकर के अपने वर्कआउट किया और अपने 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 बॉलिंग को, लाइन लेंथ को और अपने पेस को जब उसने बढ़ाया, तो अब उनको पिक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है और डिफिकल्ट है। तो 140 उसके बाद जब मैक्सवेल आउट होते हैं तो टीम का स्कोर 140 पे 7 होता है। लगता है कि अब 10-15 रनों पर ऑस्ट्रेलिया पूरी पैक हो जाएगी, लेकिन वहां पर उनके टेलिस्मैनिक जो कैप्टन है पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये दोनों ने मोर्चा को संभाला और नीचे पारी को संभालते हुए पूरी की पूरी 49 ओवर तक ये टीम को लेकर के गए। बीच में एक आध विकेट टीम इंडिया को मिलता भी रहा, 8वां 9वां विकेट डाउन हुआ, लेकिन तब तक टीम का टोटल 190-195 तक ले जा चुके थे मिचेल स्टार्क। और लास्ट विकेट 199 पे जब गिरती है तो इंडिया को वहां पे बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन लगता है कि यहां से मैच जीतना बहुत आसान है। ऑल्दो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस पिच पे 50 से 60 रन थोड़ी सी कम उन्होंने स्कोर किया। अगर ये टोटल 250-260 होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छे, लेकिन ये 250-60 को भी उनके बॉलर्स ने अच्छे से निगेट किया। जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तो दूसरी ओवर में ही 3 विकेट टीम इंडिया ने खो दिए, 2 रन पे 3 विकेट, और तीनों ही जो आउट हुए वो डक 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 पे आउट हुए। तो वो जो प्रेशर जब आया बैट्समैन पे, तो वहां पर आपका कैरेक्टर शो होता है कि आप किस मेंटल स्ट्रेंथ में है, किस मेंटल जोन में है, किस स्पेस में है आप, वो आपका पता चलता है कैरेक्टर बिल्डिंग। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो कोई सीनियर प्लेयर होता है ना, उसको क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समझाते रहता है कि किस तरीके से हमें इनिंग को बिल्ड करना है, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। जो गलती ऑस्ट्रेलिया ने कर दी थी कि स्टीव स्मिथ जैसे ही आउट होते हैं मार्नस लबुशेन को समझाने वाला कोई नहीं होता है कि किस तरीके से खेलना है, तो इसलिए वो आड़ा तिरछा शॉट खेल करके आउट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर केएल राहुल जब बैटिंग करने आते हैं तीसरे विकेट के गिरने के बाद, तो वहां पर विराट कोहली रहते हैं समझाने के लिए उनको। और मैं आज केएल राहुल की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा। ऑल दो विराट कोहली ये मैच में सेंचुरी, अगर वो नॉट आउट रहते तो सेंचुरी उनकी पक्की थी, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली जा रहे थे। लेकिन जो आज काम केएल राहुल ने किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आज खुल की तारीफ करूंगा केएल राहुल की कि बॉस, ये जो प्लेयर है ना आपका, इसने जान फूकी है पूरी की पूरी टीम इंडिया के कैंपेन में। इससे आप जो काम करवा लीजिए ये करने को रेडी है। ही इज लाइक ए सोल्जर विथ नो मिशन,
एंड ही इज रेडी फॉर एनीथिंग, एनी टास्क गिवन बाय हिज टीममेट्स। वो इस तरीके का बंदा है कि बॉस वो एकदम मतलब ना इस टीम को जो जान फूकने वाला जो प्लेयर बोलते हैं ना कि इस टीम इसके आने के बाद टीम इंडिया अलग ही लेवल पे दिख रही है, वो है केएल राहुल। 50 ओवर इतनी गर्मी में विकेट कीपिंग करते हुए उसके बाद वो जाता है ये सोचते हुए कि अब मैं आधा घंटा 1 घंटा मुझे आराम मिलेगा, लेकिन पहले ही दूसरी ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं और उसको पैड पहन करके फिर मैदान पर आना पड़ता है और वहां पर वो अपने तरीके से शॉट भी नहीं खेल सकता क्योंकि टीम ऑलरेडी दबाव में है। और अंडर प्रेशर में परफॉर्म करना ये दर्शाता है कि उसका जो मतलब बॉडी से तो वो फिट है ही है, तभी वो खेल पा रहा है और तभी वो इतने रन्स बनाया उसने और इतने गर्मी को झेला। लेकिन जो मेंटल फिटनेस होती है ना, जो दिमाग से आप कितना ताजा है उस आप विराट कोहली ने 1-2 गलत शॉट खेला, कैच भी छूटा उसका, लेकिन केएल राहुल की इनिंग में ऐसा एक भी मौका नहीं आया जहां पर उसने कैच दिया हो, जहां पे उसने रिस्क लिया हो, एकदम टोटल रिस्क फ्री। और ये पूरी की पूरी तरह चेंज बैट्समैन हो गया है। ये जो बैट्समैन था ये ओपनर के लिए इसको हम देख रहे थे और ओपनिंग करते हुए इसने बहुत गलतियां करता था ये केएल राहुल कि वो छोटे टांग से खेलने जाता था और इनसाइड एज लगता था, बोल्ड होता था या फिर विकेट या फिर एलबीडब्ल्यू हो जाता था। तो यहां पर उसने अपने 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 बैटिंग स्टांस पे काम किया। उसको ये लगा कि मैं ओपनिंग अगर खेलता हूं तो न्यू बॉल खेलनी पड़ेगी, तो मैं अगर तीसरे डाउन या चौथे नंबर पे खेलने आता हूं तो मेरे को न्यू बॉल नहीं खेलना होगा और मैं आसानी से खेल सकता हूं अपने इनिंग को अपने तरीके से। क्योंकि इंडियन टीम में आईपीएल होने के बाद रन रेट का, स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं है किसी भी बैट्समैन को। अगर वो खड़ा हो गया तो वो 10 गेंदों में 25-30 रन बना लेगा, तो स्ट्राइक रेट आपका मेंटेन हो जाएगा। तो उनको पता है कि मेरे को जब भी तेज खेलना है मैं खेल लूंगा, लेकिन स्लो खेलना उस समय बहुत ज्यादा जरूरी था। विकेट नहीं खोना था, अगर वहां पर विकेट खो देते भारत तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती ये जीत को अपने हासिल करना। और जब पहला मैच आप अगर हारते हो ना तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मीडिया से, बहुत ज्यादा प्रेशर, एक्सपेक्टेशन होती है फैंस को अपने टीम मेंबर से, अपने प्लेयर से, और वो सब कैरी आप नहीं कर पाते हो तो फिर पूरा का पूरा आपका जो कैंपेन है वो फ्लॉप हो जाता है। तो यहां पर स्पेशल तारीफ केएल राहुल की कि वो इतनी गर्मी में खेला। दूसरा तारीफ मैं केएल राहुल की करूंगा कि जिस तरीके से विराट कोहली को वहां पे एक पार्टनर की जरूरत थी ना, केएल राहुल ने वही काम किया। केएल राहुल ने वहां पे क्या किया कि स्टार्टिंग में ही अटैक करना शुरू किया कि उससे उससे क्या हुआ कि विराट कोहली पे प्रेशर नहीं आया, वरना सारे के सारे रन अगर विराट कोहली को करने पड़ते तो हो सकता है विराट कोहली रिस्क लेता और वहां पर आउट हो जाता। और ये चीज हुआ भी, जब विराट कोहली को बाउंसर मिली, सरप्राइज बाउंसर आया तो उसने पुल किया और वो सीधी खड़ी हो गई। वहां पे लक अच्छा था कि कोई फील्डर नहीं था और मिचेल मार्श वहां तक पहुंच नहीं पाए, पहुंचे भी तो उनके हाथ में वो गेंद नहीं आया और वो छूट गया। सोचो ये मिचेल मार्श के सिचुएशन पे भी वो उसको उस पर क्या बीत रही होगी, पूरी टीम मेंबर्स उसको क्या बोल रहे होंगे। लेकिन वहां से कोहली ने फिर अपना अंदाज बदला, उसको समझ में आ गया कि मुझे को हवाई फायर शॉट नहीं खेलना है, मुझे क्रॉस द मतलब मुझे ग्राउंड शॉटेड खेलना है और मुझे टू द लाइन हिट करना है, चाहे जैसी भी बॉल हो, बॉल को उसकी मेरिट पे खेलना है। तो ये चीजें विराट कोहली ने फिर बाद में अडॉप्ट की। लेकिन केएल राहुल ये चीजों को जैसे ही आए थे क्रीज पे वैसे ही अडॉप्ट करना चालू कर दिया कि सिंगल 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 लेते चले गए स्टार्टिंग से ही। और उसके बाद जब जैम्पा बॉलिंग करने आए तो उसने उसके पहले ही ओवर में उसने 3 बाउंड्री लगाए। स्पेशली जो सेकंड फोर थी ना, फर्स्ट वाली जो फोर थी वो रिस्की फोर थी, अगर वो मिस होते तो सीधा बोल्ड थे। इतना लेट खेला उन्होंने कि वो बस कनेक्ट हुआ और बाउंड्री गई है। अगर वो कनेक्ट नहीं होता शॉट तो वो बोल्ड हो जाते वहां पे। लेकिन जो दूसरा शॉट खेला ना वो बिल्कुल कंट्रोल में खेला उन्होंने, जो देखा कि बॉल कितना गैप है, अगर वो मिस भी हो जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लेट खेला, दूसरा बाउंड्री मिला। और जब तीसरा बाउंड्री आया कि बॉलर ने अपने खुद से गलती की, उसको मतलब पिच गलत जगह हुई, बॉल पिच ही नहीं हुई, इनफैक्ट फुल टॉस गई थी और केएल राहुल ने उसका पूरा फायदा उठाया और कवर्स की ओर जो बाउंड्री लगाया, तो वहां से जैम्पा का जो रिदम टूटा है ना वो पूरे मैच में वो ढूंढता रह गया, उसको नहीं मिला। क्योंकि ये सब जो बॉलर्स है ना ये रिदमिक बॉलर है, अगर इनको रिदम नहीं मिला ना ये परेशान हो जाएंगे। अश्विन टाइप का नहीं है कि अश्विन को अगर पहले ओवर में मार पड़ गई, दूसरे ओवर में मार पड़ गई तो रिदम में वापस नहीं आएगा, वो आ जाएगा वापस, क्योंकि वो उसके पास इतने वेरिएशन है, इतना उसने देख रखा है, इतने धूप छांव उसने देख रखे हैं क्रिकेट फील्ड में कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब जैम्पा को इक्वेशन से आउट कर दिया टीम इंडिया ने तो फिर वहां पे जीत इंडिया की पक्की हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे कैप्टनसी की। रोहित शर्मा की कैप्टनसी सुपर्ब थी, लेकिन पैट कमिंस के कैप्टनसी से मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। बहुत ही पुअर और पैथेटिक डिसीजंस लिए हैं पैट कमिंस ने, स्पेशली जब आपके जब 3 विकेट गिर गए थे और जब आप बॉलर चेंज कर रहे हो तो आपको पहला ऑप्शन जैम्पा को लेकर आना था।
लेकिन आप वेट कर रहे हो, आप मैक्सवेल को लेकर आ रहे हो, आप कैमरून ग्रीन को लेकर तब तक वो दोनों सेट हो गए। जब जैम्पा बॉलिंग करने आया, तो जब नया बैट्समैन होना तो उसको डिफिकल्ट होता है खेलने में, यहां पे वो ट्रिक मिस कर गया। लेकिन गलती पैट कमिंस की ये भी हो सकता है, पैट कमिंस ने ये भी सोचा होगा कि स्पेसर को यहां पे विकेट मिल रहा है तो चलो कैमरून ग्रीन से भी एक दो ओवर करवा देते हैं। लेकिन कैमरून ग्रीन जब अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको एक या दो चौके ही लगे थे यार, आपने उसको वहां से हटा दिया। लेकिन उस 2 ओवर में उसने 2-3 बार कोहली को बीट किया है, आप वो देखिए। बाउंड्री चली गई यार, उस समय आपको 2-3 बाउंड्री और भी पड़ जाती, लेकिन अगर विकेट निकल जाता कोहली का तो गेम वहीं पे खत्म था। पैट कमिंस ने ये गलती की। दूसरी पैट कमिंस की गलती ये थी कि जब हेजलवुड आपका जो प्रीमियम बॉलर है स्ट्राइक ले रहा है और विकेट ले रहा है, तो आप उसको एकदम 32-34 ओवर पे आप उसको दूसरी स्पेल के लिए ला रहे हो। आपको वहीं पे 15, 16, 17, 18वें ओवर पे लेकर आना था। अगर आप उसके ओवर बचा के क्या कर लिए, आपने उसके ओवर बचा लिए तो क्या कर लिया। अगर उसने वहीं पे अगर वो 2 विकेट ले लिया होता, 3 उसने 2 तो पहले ही ले रखे थे अपने पहले ओवर में, 2 विकेट अगर वो 50 रन के स्कोर पे, 60 रन के स्कोर पे वहां पे और ले लेता, तो इंडिया का स्कोर होता 60 रन पे 5 विकेट, और वहां से इंडिया को मुश्किल हो जाती खेलना। आप जब लो स्कोर बनाते हो तो आपको ये देखना है कि मेरे को अटैक करना है अपने। अब आपके पास 3 या 4 बॉलर ही है, तो उसी के साथ आपको खेलना है। लेकिन आप ओवर बचाने के चक्कर में ओवर कंपनसेट कर गए, और फिर विराट कोहली जैसा बैट्समैन जब सेट हो जाता है ना, तो उसको आउट करना बहुत मुश्किल है। और उतना ही डिफिकल्ट केएल राहुल को है, क्योंकि केएल राहुल जो अपने फॉर्म में खेल रहा है ना, एशिया कप में सेंचुरी लगाना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 3 वनडे हुए, उस वनडे में भी उसने 2-3 50 मारी है। तो यह बताता है कि वो कितने जबरदस्त फॉर्म में है। और इस टीम को जो बनाया है ना, वो केएल राहुल ने बनाया है। नहीं तो टीम इंडिया तो बहुत स्ट्रगल। पहला मैच जो एशिया कप का था जिसमें पाकिस्तान के साथ था, उसमें टीम इंडिया 260-70 रन ही बना पाई थी। उस मैच में राहुल नहीं खेला था। तो जो टीम इंडिया को जो बैलेंस बना है, जो संतुलन बना है ना, वो केएल राहुल से ही बना है। वो जब नीचे आकर के परफॉर्म करना चालू कर दिया, तीसरे नंबर 3 विकेट गिर गई है, तो उसके बाद बॉलर भी थक जाता है, और वहां से फिर वो बंदा स्कोर करना चालू करता है, तो फिर बॉलर परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे आउट किया जाए, या इसको हमको कैसे संभालना है। वेरी पैथेटिक कैप्टनसी बाय पैट्रिक कमिंस। उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस आगे भी चलते रहेंगी तो ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं लगता है कि सेमीफाइनल पे जाएगी, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो यहां से बाउंस बैक करेगी। ये पिच उस तरीके की थी कि यहां पे 250-60 रन बनाने थे, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने शायद मिस कैलकुलेट किया, और उसको बाकी जैसे मैचेस थे जहां पे 300-350 रन आसानी से बन रहे थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि यहां भी हमको 300-350 रन बनाना है, और उस चक्कर में वो अपने विकेट खोते चले गए, और लास्ट में 199 पे ही वो सिमट कर रह गई। टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की, मतलब शुरुआत तो इन द सेंस की जो उनके 3 विकेट थे वो बहुत जल्दी गिर गए, बहुत पुअर स्टार्ट हुई उनकी, लेकिन जो एंड हुआ वो बहुत अच्छी हुई। वहां पे टीम को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और ये जो 97 रन आज केएल राहुल ने बनाए, और 85 रन जो ये विराट कोहली ने बनाए, ये सेंचुरी से कम नहीं है। ये दोनों इनिंग्स इन दोनों को सेटिस्फैक्शन देगी कि बॉस, हम कहीं से भी मैच जीत के निकाल सकते हैं, और कितनी भी बड़ी टीम हो, कितना भी प्रेशर हो, हम मैच को निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी टीम के पास 5 सुपर स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं है, 2-3 बॉलर ही हैं सभी टीमों के पास। 2-3 बॉलर को अगर आपने झेल लिया, रोक लिया, फिर आपको बॉल मिलेंगे मारने के लिए, हिट करने के लिए, या इनिंग को बिल्ड करने के लिए। जैसा भी आप काम कर सकते। किसी भी टीम को आप उठा लीजिए, कंप्लीट बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। इसीलिए मैं इंडिया को रेट कर रहा हूं इस सीरीज में कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल के प्रबल दावेदार है। अगर मिडिल ओवर्स में आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है तो आपकी टीम स्ट्रगल करेगी, वो करेगी ही करेगी। और कल मतलब जो साउथ अफ्रीका की मेरे को टीम जो लगती है कि हाँ, बैटिंग वाइज वो सुपीरियर है, बॉलिंग वाइज भी थोड़ी अच्छी है उनकी, क्योंकि केशव महाराज के आने के बाद से टीम में उनको थोड़ा सा स्पिनर की जो कमी थी वो उनकी पूरी हुई है। बाकी जो पेसर है 3 या 4 उनके पास, वो सारे के सारे सुपर बॉलर्स है, चाहे वो मार्को यॉनसन हो, या फिर आपके कगिसो रबाडा हो, लुंगी एनगिडी हो, या कोइट्जर हो, चारों आपके अच्छे बॉलर हैं। प्लस आपके पास तबरेज सामसी होंगे, केशव महाराज होंगे 5-6 छठे नंबर पर, तो ये सारे मिलाकर के एक अच्छी बॉलिंग यूनिट बनती है। लेकिन साउथ अफ्रीका का लक कभी भी उनका साथ नहीं देता। आप जानते हैं कि उनको चोकर्स का टैग मिला हुआ है, और चोकर्स का, लेकिन वो जो पिछला मैच खेला 400-450 रन का, वो चोकर्स की तरह नहीं खेले। वो एकदम अटैकिंग और फ्री, मतलब फियरलेस क्रिकेट खेली है उन्होंने। 3-3 सेंचुरीज लगाई हैं।
आज एक एक रन मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके से इंडिया को जो डेंट पहुंचाया था इनिशियल बस्ट पे स्टार्टिंग के 2 ओवर में, कि एक एक रन को भी चीयर्स किया जा रहा था क्राउड के द्वारा। एक एक रन को मैंने आज टीम इंडिया के 50 रन हुए तो उसमें चीयर इतनी सुनी कि ऐसा लगा कि जैसे किसी इंडिविजुअल ने 50 या 100 रन बनाया हो। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, यहां पर फिटनेस भी आपका टेस्ट होगा, यहां पे कैरेक्टर टेस्ट होगा। और वर्ल्ड कप की यही खास बात होती है कि आपको हर दिन अलग मैदान पर, अलग दिन पर क्रिकेट खेलनी है। यहाँ की पिच कैसी होगी, क्या होगी, किसी को नहीं पता, क्योंकि आईसीसी वो उसको बनाता है, उसको निरीक्षण करता है और वो देता है खेलने के लिए। आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते वर्ल्ड कप में इंडिया को फेवर मिल रहा है। यहां पर पिचेस आपकी उसी तरीके से हैं, आपके स्किल का यहां पर टेस्ट है, आप कितने स्किलफुल हो। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग वाइज मेरे को अभी भी अनसर्टेन लग रही है। बॉलिंग ठीक ठाक है, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत फ्लॉज है उसमें। अगर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इस टीम में वो मादा नहीं है कि वो 350, 300, 325 के स्कोर बना सके। वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ गई तो आ गई, लेकिन अगर किसी टीम में अच्छे स्पिनर है तो वो फिर वो रोक देगी ऑस्ट्रेलिया को। और न्यूजीलैंड के पास वो स्पिनर के अटैक है, चाहे वो रचिन रविंद्र हो, सैंटनर हो, सोडी हो। इंग्लैंड के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, साउथ अफ्रीका के पास भी स्पिनर अच्छे अच्छे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को वॉचफुल होना पड़ेगा और उनके बैट्समैन को यहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि 300, 350 के स्कोर कैसे बनाना है। कल नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। न्यूजीलैंड जो कि एक बड़े मार्जिन से बड़ी टीम को हरा कर आ रही है। नीदरलैंड एक जीता हुआ मैच हारी है पाकिस्तान से, उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा, लेकिन दोनों ही अच्छी टीमें हैं, प्लेयर्स दोनों में अच्छे हैं। तो कल का भी मैच हमें देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आज जो मेला लूटा है वो मेरे ख्याल से इंडियन स्पिनर्स ने लूटा है और केएल राहुल एंड विराट कोहली ने लूटा है। ये जो 5 प्लेयर्स है ना, ये आज के मैच के हीरो थे। आपके रविचंद्रन अश्विन हो गए, या फिर आपके कुलदीप यादव हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, केएल राहुल एंड विराट कोहली। ये पांचों ने मैच को आज निकाला है, बनाया है और ऑस्ट्रेलिया को औसी की तैसी कर दी है और ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ से उनकी रणनीति क्या होगी। पैट्रिक कमिंस के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, उनको इस सभी सवालों का जवाब देना होगा और एक सॉल्यूशन के साथ वापस आना पड़ेगा कि किस अप्रोच के साथ और कैसे हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। बहुत सारे सवाल हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की कैप्टनसी दोनों की मुझे बहुत अच्छी लगी। रोहित शर्मा ने यहाँ पर हमेशा आप देखे होंगे कि जब स्पिनर बॉलिंग करने आया तो उसने स्लिप लगा के रखा है, अटैकिंग करके रखा हुआ है। और यही खासियत है मतलब क्रिकेट की, स्पेशली जो अभी रूल्स बने हुए हैं कि आप 4 मतलब सेकंड पावर प्ले 11वें ओवर से लेकर के 40वें ओवर तक आप सिर्फ 4 प्लेयर्स बाहर रख सकते हैं। बाकी आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी और वहां पर विकेट निकालने होंगे। आपको बाउंड्री लगानी है, आप लगा लो, लेकिन आपको रन बाउंड्री से ही मिलेंगे, सिंगल डबल करके ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो ये जो शो करता है कि इंडियन टीम में प्रूफ का जो इक्का है ना, वो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव है। क्योंकि रविंद्र जडेजा आपको रन बनाने नहीं देंगे, कुलदीप यादव विकेट लेने के लिए जाते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो। और जब विकेट टेकिंग ऑप्शन आपका जो बॉलर विकेट लेना चालू कर देता है ना, तो सामने वाला जो बैट्समैन होता है उसको फिर बैकफुट पर खेलना पड़ता है। तो बहुत ही शानदार शॉट लगा करके हमने ये मैच जीता। केएल राहुल को वो सेंचुरी के लिए देख रहे थे, सेंचुरी के बनाने की कोशिश कर रहे थे और हर बैट्समैन को करना चाहिए यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसने अपने दिल से अपना वो बात बोल दिया कि मैं आई वॉज लुकिंग फॉर हाउ टू गेट 100 ऑन द सिनारियो, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड एंड इफ आई वुड हैव हिटेड इट फॉर 4 एंड देन आई वुड हैव ट्राइड इट फॉर द 6, सो मेरा 100 कंप्लीट हो जाता। ऑनेस्ट था वो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपसे आपकी एक्सपेक्टेशन 100 बनाने की है और टीम को आपसे एक्सपेक्टेशन है मैच जिताने की। आपने मैच जिताया, 100 नहीं बना, कोई बात नहीं, ये 100 से कम नहीं था दोस्त। विराट कोहली का भी 85 रन वो 100 से कम नहीं था। बहुत सारे ऐसे 100 होंगे जिसको विराट कोहली इससे ज्यादा इस 85 को ज्यादा रेट करेगा। यहां से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको, वो अनमैच्ड अनपैरेलल होगा। क्योंकि जिस सिचुएशन पे टीम इंडिया थी, 2 रन पे 3 विकेट, वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के साथ ऐसा कभी बुरा शुरुआत नहीं हुआ कि 2 रन पे 3 विकेट गिर चुकी है और तीनों बैट्समैन डक पे आउट हुए हैं। वहां से निकालना मैच को अपने आप में एक डिस्क्राइब करती है स्टोरी की टीम इंडिया का जो अभी मेंटल टफनेस है वो कितना स्ट्रांग है, कैसे खेलना है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से हमको फेज बाय फेज जाना है।
राहुल ने बोला ना कि विराट ने मेरे को समझाया कि हमको यहाँ से टेस्ट मैच की तरह खेलना है, रन नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, गुच्छे में विकेट मत दीजिए। वहां पे अगर 1 या 2 विकेट गिर जाती ना, टीम इंडिया बर्बाद हो गई थी, फिर मिरेकल ही जीता सकता था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में, छोटी छोटी चीजें। चलिए कल मिलते हैं हम न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड के मैच के बाद। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।